ये विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लास में आपका पुनः स्वागत है। और ये वीडियो लेक्चर आपका बीएससी सेकेंड ईयर फिजिक्स का पेपर 3 इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए वीडियो लेक्चर नंबर 27 है। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो लेक्चर में इससे पहले वाले प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हम अधिकतम शक्ति संचरित प्रभाव पढ़ रहे थे। मैं हेडिंग कर देता हूँ। अधिकतम शक्ति संचरित या अधिकतम शक्ति संचरण प्रमेय, ठीक है, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम पढ़ रहे हैं। उसमें हम यहाँ तक पढ़ लिए थे और एक हमने प्रतिबंध जो है वो सेटिस्फाई करा लिया था। कौन सा प्रतिबंध हमने सेटिस्फाई करा लिया था? दो प्रतिबंध होते हैं, एक तो होता है आपका Rn बराबर Rg, ठीक है, प्रतिबंध होता है। दूसरा कौन सा होता है? Xl बराबर माइनस Xc। ये प्रतिबंध जो है सेकंड वाला हमने सेटिस्फाई करा लिया था कि XL बराबर क्या होता है? माइनस XG होता है, ठीक है। इसको हम देखें। अब हम कौन से वाले RL बराबर RG वाले RL बराबर RG इस प्रतिबंध को संतुष्ट करने के लिए आगे कर रहे थे, ठीक है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए जरा, अब जहाँ तक मुझे पता है कि हमने अपना समीकरण नंबर 5 डाला था। 4 के बाद 4 होता है जिसमें प्लस में यहाँ पर अकाउंट में XL प्लस XG का होल स्क्वायर भी था। उसको हमने क्या मान लिया था? 0 मान लिया था। और हमारे पास समीकरण ये 5 था। तो ये लैंग्वेज भी हमने साइन लिख दी थी कि PL का यानी कि लोड पर अधिकतम शक्ति संचरण के लिए समीकरण 5 का RL के सापेक्ष क्या करेंगे? डिफरेंशियल करेंगे और डिफरेंशियल को किसके बराबर कर देंगे? 0 के बराबर कर देंगे, ठीक है। वो चीज़ की यहाँ दोबारा से लिखने की जरूरत लिख रहे हैं। थ्योरी आपके पास लिखी है ना, दोबारा नहीं लिख रहा हूँ यहाँ। अर्थात DPL या DPL मैक्सिमम, अगर P मैक्सिमम माना है तो DPL मैक्सिमम और DRL बराबर क्या होना चाहिए? इस बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए। तो समीकरण 5 को डिफरेंशियल कीजिए। इसको देखो क्या करो, इसको ऊपर ले जाओ, ठीक है। क्या आ जाएगा? E स्क्वायर RL प्लस RG और इसका आ गया ये होल स्क्वायर। वो भी कितना आ जाएगा? माइनस में, ठीक है। किसमें आ गया ये? माइनस में आ गया, ठीक है, बराबर 0। ई स्क्वायर क्या है? ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट रहेगा तो इसको तो आप बाहर कर दीजिए। अब जो बचेगा उसको लिख दीजिए। ये आ गया आपका 0 के बराबर, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या फर्स्ट इंटू सेकेंड लग सकता है, लगा दीजिए। RL का क्या हो जाएगा? 1। जब RL का 1 होगा तो केवल आपके पास ये स्टेप बचेगा, ठीक है। यानी कि E स्क्वायर और आपके पास बच गया RL प्लस RG का होल स्क्वायर, ठीक है। ये आपके पास माइनस है और इस RL का क्या हो गया? 1। ये बच गया और ये हमने लिख दिया। E स्क्वायर को तो बाहर ही करना तो ज़्यादा सही है, ठीक है। उसके बाद क्या जाएगा? देखो -2RL क्या जाएगा? -2 आगे आएगा और RL तो रहेगा ही, RL रहेगा और ब्रैकेट में देखो क्या होगा कि यहाँ पर पावर कितनी आ जाएगी? 3 RL RG माइनस की पावर कितनी आ गई? 3 आ गई, ठीक है। तो इसको हमने कर दिया है बराबर 0। समझ में आ गया ना?
फर्स्ट ड्यूटी सेकंड लेग आया, यहाँ पर आर एल को हमने किया, इसको जैसे का तैसे ही रखा है, आर एल का हो गया 1। इसके बाद आर एल जो है इसको हमने छोड़ा इस तरह किया, -2 आगे आ जाएगा, -2 ये आगे आएगा, और आर एल ये वाला आर एल जो है वो पहले से वहाँ पर है, और आर एल -2 जब आएगा तो -2 -1 होता है, तो ऐसे -2 और -1 क्या हो जाएगा, -3 ये आ जाएगा। और थोड़ा सॉल्व कर ले इसको। टाइप से आ जाएगा ये, है ना। तो अब कॉमन ले लो, पहले जो भी कॉमन आ जाए कॉमन ले लेंगे इसमें। ई स्क्वायर अपॉन आर एल प्लस आर जी का होल स्क्वायर, ये क्या आ गया आपका, कॉमन आ गया। अब जो बचेगा उसको लिख दीजिए, क्या बचेगा इधर 1 बचेगा, माइनस उधर क्या बचेगा 2 आर एल अपॉन आर एल प्लस आर, ये तो बचा है, ठीक है। और इसको आप 0 के बराबर कर देंगे, इसको अपलोड कर लेंगे, और इधर मैं इसको हटा दे रहा हूँ। चलिए देखिए क्या है, ये आ गया है ना। तो अब इसको तो चले, तो यहाँ पर इसको एलसीएम ले लीजिए दोबारा से, क्या है ई स्क्वायर अपॉन आर एल और आर जी का होल स्क्वायर, ठीक है। इधर को लेंगे तो आर एल प्लस आर जी -2 आर एल अपॉन आर एल प्लस आर जी बराबर क्या आ गया आपको 0 आ गया। तो अब देखो इसको कैसे लिख सकते हैं, ई स्क्वायर आर एल प्लस आर जी, देखो ये तो स्क्वायर था इधर, और एक और ब्रैकेट आ जाएगा तो क्या हो जाएगा ये क्यू, और इधर क्या बचेगा, एक आर एल है -2 आर एल है, तो क्या बचेगा आर जी माइनस आर एल बराबर आर जी प्लस का बचेगा, और माइनस का एक आर एल में से एक आर एल जाएगा तो माइनस का एक आर एल, ये बच गया। अब इन सब को जीरो में भेज दो, तो आर जी माइनस आर एल बराबर 0, क्या आ जाएगा आपका आर एल बराबर आ गया, आर एल बराबर क्या मिल गया आपको, आर लोड प्रतिरोध बराबर क्या है, आंतरिक प्रतिरोध, ठीक है। और यही प्रमेय का कौन सा प्रतिबंध है, दूसरा प्रतिबंध है, ठीक है। इसको आप नोट कर लेंगे पूरी, ठीक है। जो कि प्रमेय का प्रमेय का दूसरा प्रतिबंध है, ठीक है। हो गया दोनों प्रतिबंध। अतः एक चीज़ स्पष्ट हो जाती है, कौन सी, कि लोड पर निर्गत शक्ति या अधिकतम
शक्ति संचरण के लिए आंतरिक प्रतिबाधा और लोड प्रतिबाधा दोनों कैसी होनी चाहिए, संयुक्त होनी चाहिए। वो लाइन और इसमें लिख देते हैं, अतः स्पष्ट है। अधिकतम शक्ति संचरण के लिए लोड पर निर्गत अधिकतम शक्ति संचरण के लिए लोड पर आंतरिक प्रतिबाधा तथा लोड प्रतिबाधा परस्पर ठीक है, ये है, इसको आप नोट कर लेंगे। देखिए जरा, ठीक है, नोट कर लिया, इसको हटा दे रहा हूँ। पेपर भी साफ हो गया। ठीक है, चलो ये हमारी थ्योरम जो है ये कंप्लीट हो गई। अब जो है नेक्स्ट थ्योरम है हमारी, उसको देखते हैं। और नेक्स्ट जो थ्योरम है वो है हमारी नॉर्टन प्रमेय। ठीक है, कौन सी? नॉर्टन प्रमेय। देखिए जरा, चलो नॉर्टन से पहले, क्योंकि नॉर्टन में एक प्रमेय का यूज होता है, तो नॉर्टन से पहले एक और प्रमेय हम कर लेते हैं, जिसको हम बोलते हैं थेवेनिन प्रमेय। क्या बोलते हैं? थेवेनिन। लिख दे रहा हूँ। ठीक है, थेवेनिन प्रमेय। इस प्रमेय में देखिए क्या होता है कि कोई भी एक जालक, टू टर्मिनल, दो टर्मिनल वाला कोई भी एक जो जालक है, ठीक है, वो एक ऐसे जालक के समतुल्य होता है जिसमें एक विद्युत वाहक बल लगा हो, जिसमें एक विद्युत वाहक बल लगा हो। और विद्युत वाहक बल को हम किससे दिखाते हैं? ई क्यू से। ई क्यू, ई तो विद्युत वाहक बल को रिप्रेजेंट करता है, ई क्यू क्या हो गया? इक्विवेलेंट। ठीक है, यानी कि एक दो टर्मिनल वाला जो जालक है वो एक ऐसे जालक के समतुल्य होता है जिसमें एक विद्युत वाहक बल लगा हुआ है ई क्यू, तथा इसके श्रेणी क्रम में एक प्रतिबाधा, श्रेणी क्रम में एक प्रतिबाधा जेड क्यू जुड़ी हुई होती है। ठीक है, ऐसा कोई दो टर्मिनल वाला जालक एक ऐसे जालक के समतुल्य होता है जिसमें एक वोल्टा स्रोत यानी विद्युत वाहक बल स्रोत तथा उसके श्रेणी क्रम में एक प्रतिबाधा जेड क्यू जुड़ी होती है। ठीक है, ये सारी चीज़ें। चलो इसको हटा देता हूँ मैं, इसको लिखते हैं। रेखीय द्विपार्श्विक प्रतिबाधाओं रेखीय या एक बार लिख लीजिए, उसके बाद फिर और समझा देंगे। ठीक है, रेखीय या द्विपार्श्विक प्रतिबाधाओं तथा
ऊर्जा स्रोत से मिलकर बने हुए या बना हुआ दो टर्मिनल, यहाँ ध्यान रखेंगे, 4 टर्मिनल नहीं, 2 टर्मिनल, 2 टर्मिनल, 2 टर्मिनल वाला जालक, एक 2 टर्मिनल वाला जालक एक ऐसे परिपथ के समतुल्य होता है, जिसमें एक वोल्टा स्रोत या विद्युत भागवत स्रोत देखिए, ठीक है, जिसमें एक वोल्टा स्रोत EEQ तथा इसके श्रेणी क्रम में एक प्रतिबाधा ZEQ जुड़ी होती है। देखिए जरा ध्यान से, क्या है कि कोई एक 2 टर्मिनल वाला जो जालक है, रेखीय और 2 पार्श्विक प्रतिबाधाओं से जो मिलकर बना हुआ है, ठीक है, या उसमें वोल्टा स्रोत भी है, तो वह जो 2 टर्मिनल वाला जालक है एक ऐसे जालक के बराबर होगा जिसमें क्या होता है कि एक विद्युत वाहक बल या वोल्टा स्रोत जुड़ा हुआ है EEQ के नाम से, ठीक है। वो तो हमने रिप्रेजेंट कर दिया, बट अब ध्यान सुनो कि एक वोल्टा स्रोत है और उसके श्रेणी क्रम में एक प्रतिबाधा समायोजित की जाती है या जुड़ी हुई होती है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मैं एक चीज़ का जिक्र करना चाहूँगा कि ये जो मैं एक शब्द लिखता हूँ, रेखीय या द्विपार्श्विक प्रतिबाधा, देखिए द्विपार्श्विक प्रतिबाधा, चलो पहले इसको स्टेटमेंट पूरा कर लें, फिर इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे कि द्विपार्श्विक प्रतिबाधा क्या होती है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या होता है, यहाँ पर EEQ, जहाँ EEQ जो होता है, जहाँ EEQ परिपथ के दोनों जो टर्मिनल हैं खुले होने पर उनके मध्य विद्युत वाहक बल या विभवांतर को क्या करता है, प्रदर्शित करता है, ठीक है। इस चीज को लिख लेंगे, जहाँ EEQ टर्मिनल 1 व 2 को खुला होने पर, जहाँ EEQ टर्मिनल 1 व 2 टर्मिनल वाला नेटवर्क है ना, इसलिए टर्मिनल 1 व 2 को खुला रखने पर उनके मध्य विभवांतर को व्यक्त करता है। उनके मध्य विभवांतर को व्यक्त करता है,
ठीक, जबकि जेड ई क्यू, इसको लिख लो आप, ठीक है। ऊपर वाली एक तो लाइन में हटा सकता हूँ। देखिए जरा, हाँ, जबकि जेड ई क्यू इन दोनों सिरों के मध्य अवलोकित प्रतिबाधा के रूप में जुड़ी होती है, ठीक है। जबकि जेड ई क्यू टर्मिनल 1 और 2 के मध्य, टर्मिनल 1 और 2 के मध्य अवलोकित प्रतिबाधा के रूप में जुड़ी होती है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट हो गया इसका पूरा, इसको आप नोट कर लेंगे। चलिए देखिए, हाँ, मैं बात कर रहा था किसकी, रेखीय और द्विपार्श्विक प्रतिबाधा की। इसको नोट नहीं करना, सिर्फ समझना है, ज़्यादा बड़ी वो कोई नहीं, सिर्फ समझने की चीज़ है, उसको समझ लीजिए। रेखीय प्रतिबाधा, देखिए क्या होती है रेखीय प्रतिबाधा। रेखीय प्रतिबाधा में क्या होता है कि ऐसी प्रतिबाधा जिसमें वोल्टता और धारा का जो वक्र होता है वो एक सीधी रेखा में प्राप्त होता है। देखिए इधर हमने वोल्टेज ले लिया, इधर क्या ले लिया, आई, ठीक है। इधर वोल्टेज ले लिया, इधर क्या ले लिया, करंट ले लिया, आई। अब प्रतिबाधा आप जानते हो कि वोल्टता और धारा का क्या होती है, अनुपात होती है। वोल्टता और धारा का क्या होती है, अनुपात होती है, यही तो होती है ना प्रतिबाधा। अगर आपसे कोई पूछता है कि रेखीय प्रतिबाधा क्या है, सपोज दैट जैसे एग्जाम्पल आया तो उसने पूछा आपको कि रेखीय प्रतिबाधा क्या होती है, तो रेखीय प्रतिबाधा क्या बताओगे आप, जिसमें वोल्टता और धारा के मध्य में जो ग्राफ होता है वो एक सीधी सरल रेखा में प्राप्त होता है। किस तरीके से प्राप्त होता है, सीधी सरल रेखा में प्राप्त होता है। इसको आप ये इस तरीके से ना, y बराबर mx प्लस c, सरल रेखा का समीकरण है ना, इस प्रकार से होती है ना सरल रेखा, ठीक है। यहाँ c क्या होता है, काटा गया अंतःखंड होता है, तो y बराबर mx हो जाएगा अगर कोई अंतःखंड नहीं काटे, ठीक है। तो इस प्रकार से एक रेखीय वक्र आपको प्राप्त होता है, यानी कि रेखीय प्रतिबाधा कौन सी हो जाएगी कि वह रेख प्रतिबाधा जिसमें वोल्टता और धारा के मध्य जो ग्राफ प्राप्त होता है वो कैसे प्राप्त होता है आपको, वो एक सरल सीधी रेखा में प्राप्त होता है, ठीक है। तो उस प्रतिबाधा को आप क्या कहोगे, रेखीय प्रतिबाधा कहा जाता है, ठीक है। तो देखिए जरा, अब देखिए द्विपार्श्विक प्रतिबाधा, द्विपार्श्विक प्रतिबाधा क्या होती है, द्विपार्श्विक प्रतिबाधा ये होती है कि इसमें धारा की दिशा बदलने पर इसका जो प्रभाव होता है उस पर कोई भी कमी, यानी इसकी इसकी प्रवृत्ति क्या होती है, प्रतिबाधा क्या करती है,
एक रुकावट है धारा के मार्ग में, रेजिस्टेंस का कार्य करती है, एक तरीके से प्रतिरोध का ही कार्य करती है। प्रतिरोध और प्रतिघात मिल जाते हैं तो प्रतिबाधा बनती है। तो अब इसमें क्या है कि जैसे कोई भी द्विपार्श्विक प्रतिबाधा, बाइलेटरल इम्पीडेंस को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बाइलेटरल इम्पीडेंस। बाइलेटरल इम्पीडेंस इसमें क्या होता है, सपोज दैट जैसे कि ये प्रतिबाधा है, ये जुड़ी हुई है इस प्रकार से, ठीक है। तो स्टार्टिंग में धारा किधर से बह रही है, इधर से बह रही है, ठीक है, इधर से। तो इधर से जब धारा इसमें बहेगी तो इधर ये जो विभव पतन करेगी, मान लिया विभव पतन कितना कर रही है, 4 वोल्ट, कितना कर रही है, 4 वोल्ट वोल्टेज ड्रॉप कर रही है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आउटपुट निकाल रहा है। अब अगर यही धारा इधर से प्रवाहित है, किधर से, इधर से, यही धारा अगर इधर से प्रवाहित हो तब भी इतना ही वोल्टेज क्या करे, ड्रॉप करे, ठीक है। विभव पतन कितना होना चाहिए, इतना ही, यानी कि धारा की दिशा बदलने पर उस प्रतिबाधा में जो विभव पतन होता है वो समान रहे, क्या रहे, उस प्रतिबाधा क्या जो विभव पतन है वो कैसा होना चाहिए, समान होना चाहिए। ऐसी प्रतिबाधा को क्या कहोगे, बाइलेटरल इम्पीडेंस या द्विपार्श्विक प्रतिबाधा, ठीक है, क्लियर। चलिए बता दीजिए इसको। अब प्रूफ करेंगे, इसका डायग्राम लिखेंगे, ठीक है, देखिए। ZL लोड प्रतिबाधा ZL लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ दिख रहा होगा आपका, यहाँ पर ये दोनों टर्मिनल यहाँ पर बना दीजिए, 1 और 2 टर्मिनल है। तो ये जो परिपथ है इक्विवेलेंट होगा ऐसे परिपथ के जिसमें एक क्या जुड़ा हुआ है, वोल्टेज स्रोत जुड़ा हुआ है EQ, इसके श्रेणी क्रम में एक अवलोकित प्रतिबाधा ZEQ जुड़ी है और लोड प्रतिबाधा जुड़ी है, सिंपल सा है, देख लीजिए ध्यान से। दो टर्मिनल वाला जालक एक ऐसे जालक के समतुल्य होगा जिसमें एक वोल्टेज स्रोत EQ, इसके श्रेणी क्रम में ZEQ प्रतिबाधा अवलोकित की गई। तो ये इस प्रकार से ये डायग्राम बनेगा, इसको बना लेंगे आप, ठीक है। और ये प्रूफ वाले डायग्राम नहीं है, इसके साधारण डायग्राम, प्रूफ के लिए अलग से डायग्राम बनेगा, जिसमें यहाँ पर भी दिखाएंगे प्रतिबाधा वगैरह कुछ, ठीक है, जैसे हम KVL वगैरह लगाएं, इसमें KVL लगा के क्या बनेगा, ये तो एक ब्लैक बॉक्स टाइप से ही है ना, ये एक ब्लैक बॉक्स वाला जो है, लेकिन इससे हम प्रूफ नहीं कर सकते, प्रूफ के लिए हमारे अलग से 2 डायग्राम बनते हैं, ठीक है। इसको देखिए कितना हो गया टाइम, ठीक है, एक काम कीजिए आप प्रूफ जो है उसको नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, ठीक है, ओके।